स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन का क्या मतलब है, उससे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट में। ट्रांसफर ऑफ हीट में आज हम कंडक्शन कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं। वैसे ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करें तो तीन तरह के ट्रांसफर ऑफ हीट होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट कैसे ट्रैवल करती है। कोई एक बॉडी है, कोई एक दूसरी बॉडी है, एक बॉडी थोड़ी गर्म है, दूसरी बॉडी थोड़ी सी ठंडी है, तो गर्म से ठंडे में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हाउ हीट कैन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। देयर आर थ्री वेज ऑफ डूइंग इट। सबसे पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। पहला तरीका क्या है, कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। पहले ब्रीफ में एक बार तीनों की बात करते हैं, फिर उसके बाद इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो हम कंडक्शन सबसे पहले बात करेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट मैंने बोला तीन तरह के होते हैं, एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। जब लिखने का टाइम होगा मैं अपने आप बोलूंगा कि कोई कोई चीज लिख लो, पर अभी कुछ नहीं लिखना, अभी आपको सिर्फ पहले एक्सप्लेनेशन है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कैसे होती है, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आग जल रही है, ठीक है, सपोज करो आग जल रही है, आपने एक रॉड ली, उस रॉड को उस आग पे लगा दी, उस रॉड को उस आग पे लगा दिया, तो यहां के मॉलिक्यूल, आयरन रॉड है, इसके कॉर्नर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, थर्मल एनर्जी। उसने एनर्जी अपने साथ वाले को ट्रांसफर की, उसने एनर्जी अपने साथ वाले को ट्रांसफर की, उसने अपने साथ वाले को, उसने अपने साथ वाले को, और लास्ट में मेरे हाथ तक पहुंच दी तो गरम गरम लगा। दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मास। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मैंने यहां से पीछे पेन ट्रांसफर करना है तो मैं एक पेन लूंगा, इसको दूंगा, ये इसके साथ वाले को देगा, वो इसके साथ वाले को देगा, ये इसके साथ वाले को देगा, वो उसको देगा। क्या हो गया ये, कंडक्शन। सो एनर्जी, थर्मल एनर्जी अगर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफर होती है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, दैट इज नोन एज कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है जब मैटर का ट्रांसफर होता है। मैटर का ट्रांसफर मतलब जैसे चाय की पतीली, उसमें आपने आग लगा दी नीचे सबसे नीचे क्या होगा, जो लोअर बेस गर्म होगा सबसे पहले, बेस पे जो वाटर का या जो चाय उस पे है कांटेक्ट में, वो क्या होगी, हीट अप होगी। हीट अप होके वो एक्सपैंड करेगी। जब कोई चीज एक्सपैंड होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर चली जाती है, ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। फिर लोअर लेयर गर्म हुई, फिर वो ऊपर ट्रांसफर हो गई, ठंडी लेयर नीचे आ गई। जब सारी गर्म हो गई तो पूरा उबाला आ जाता है। दैट इज कन्वेक्शन। व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट वाया पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं। जैसे वही पेन का एग्जांपल, मैंने पेन लिया, अबीर को दिया, अबीर कह रहा है उसको तो मैं ही दूंगा। यहां से उठा, वो साथ वाले पे चला गया, ये इधर आ गया। फिर अबीर उठा, उधर चला गया, वो इधर आ गया। फिर उठ के अगले वाले के पास गया, वो इधर आ गया। फिर ये उठ के पीछे चला गया उसको पेन देने। ये क्या हुआ, कन्वेक्शन। जहां पे मैटर एनर्जी को लेकर ट्रांसपोर्ट होता है, मैटर का मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब कि मैंने सीधा पेन उठा के फेंक दिया। रेडिएशन का मतलब थर्मल रेडिएशन। आपको मालूम है तीन तरह की रेडिएशन होती है जो सन से हमारे पास आती है, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज और तीसरी अल्ट्रावायलेट रेज। जो इंफ्रारेड रेज हैं वो रेडिएशन की कैटेगरी में आती है, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। धूप पड़ती है, गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि धूप में होती है इंफ्रारेड रेज, दे गिव अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, गर्मी का एहसास दिलाती है लक्स कोजी की तरह। तो वो क्या है, वो हमारी है इंफ्रारेड रेज। तो एक एक करके इनकी डिटेल। यूवी रेज गर्म नहीं करती, वो कैंसर देती है, ठीक है, समझ गए। तो हम थर्मल रेडिएशंस की बात कर रहे हैं जो गर्मी देती है, ठीक है, समझ में आया। सो कंडक्शन, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। कन्वेक्शन, व्हेन देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, तो क्या होता है, कन्वेक्शन। और तीसरा रेडिएशन, व्हेन देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी वाया वैक्यूम। कोई मीडियम नहीं चाहिए उसको। कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम चाहिए, रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए।
डिटेल में अगली क्लास में बात करेंगे रेडिएशन की। जैसे ये एग्जाम्पल, फायर जल रही है, एक रॉड लगाई मैंने, रॉड लगाई तो पार्टिकल के पास एनर्जी आई, इसने साथ वाले को दी, इसने साथ वाले को दी, धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज कंडक्शन। अब आग जल रही है, ऊपर हाथ सेक रहे हो तुम ऊपर, तो क्या होता है, ऐसे हाथ क्यों सेक सकते हैं, क्योंकि आसपास की एयर गर्म हो जाएगी, आसपास की एयर गर्म हो जाएगी, वो गर्म एयर ऊपर जाएगी ना और ठंडी लेयर नीचे आ जाएगी, दैट इज कन्वेक्शन। तो गर्म लेयर ऊपर आएगी तो इसीलिए मेरे को ऊपर हाथ लगाने पे गर्मी लगती है। तीसरा, दूर आग जल रही है और मैं यहां से खड़े होकर मजे से ताप ले रहा हूं, दैट इज रेडिएशन। कहीं आग जल रही हो, पता लग जाता है ना, दूर से ही गर्मी आती है उधर से, दैट इज थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो 3 तरह के एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। आज हम बात कंडक्शन की करेंगे। कंडक्शन में क्या क्या होता है? कंडक्शन में प्रोसेस होता है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यही बताया अभी मैंने, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, कौन मूव करता है? एनर्जी मूव करती है, एनर्जी ट्रैवल करती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। इसमें कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, मेरे को एनर्जी मिली, अब मैं उसको दूंगा कैसे? कोई चीज थोड़ी ना दे दी, वो वाइब्रेट पे, हर मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। जब उसको एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशन तेज हो जाती है, उसके साथ वाला उसके साथ टकराता है, वो भी वाइब्रेट करने लग जाता है, फिर उसके साथ वाला भी वाइब्रेट करने लग जाता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ वाया वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। यही एग्जांपल, जैसे मैंने हीट सोर्स है, पैन रखा, पैन गर्म हो गया, दैट इज कंडक्शन। पैन का जो बेस है वो इस तरह का बनाया होता है ताकि वो इजीली हीट को क्या करे, कंडक्ट कर दे, और ऊपर का फूड क्या हो जाए, गर्म हो जाए। ठीक है, when a pot is placed on a hot stove, the handle will become hot due to conduction। आजकल दूसरे आते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट वाले होते हैं, तो आप इजीली चाय बनाते वक्त उनको पकड़ लेते हो, बट पहले के टाइम में ऐसे नहीं होते थे। पहले के टाइम तुम नोटिस करो, कभी स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं जो चाय बनाते हैं, उन्होंने कपड़े से पकड़ के उठाते हैं उसको, बर्तन को। क्यों? क्योंकि वो आयरन का होता है, वो उनका हैंडल भी बहुत गर्म हो जाता है, तो वो डायरेक्टली नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, दैट इज कंडक्शन। अब कंडक्शन में, कंडक्शन को मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हो, कंडक्शन को मैथ्स वाइज कैसे करते हैं? सबसे पहला, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर किसी भी पॉइंट का, स्लैब का या रॉड का, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, बट अलोंग द स्लैब और रॉड हाई टेम्परेचर एंड टू लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है, फॉर एग्जांपल ये रॉड है, मैंने यहां पे हाई टेम्परेचर रखा, इधर लो टेम्परेचर रखा, इधर हाई टेम्परेचर रखा, इधर लो टेम्परेचर रखा, हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एक एंड से दूसरे एंड पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, स्टेडी स्टेट आने का मतलब अभी थर्मली एनर्जी एक तरह से ट्रांसफर हो रही है। अब उस एनर्जी में क्या बोला, स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द स्लैब और रॉड डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब अगर ये 100 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो यहां पे अगर 50 डिग्री है तो यहां 50 डिग्री ही रहेगा। टाइम के साथ टेम्परेचर में बदलाव नहीं आएगा रॉड में अलोंग, बट अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ये पॉइंट 100 डिग्री का है तो ये 50 का है, ये 40 का होगा, फिर 30 का होगा, फिर 20 का होगा, लास्ट वाला क्या होगा, 0 डिग्री का। तो वही 2 पॉइंट्स हैं। इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द स्लैब और रॉड डज नॉट चेंज as time passes, but along the slab or rod from high temperature end to low temperature end, temperature decreases from point to point। इधर और इधर के बीच में टेम्परेचर में फर्क होगा। मतलब मैं यहां बीच में एक पॉइंट ले रहा हूं, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, आगे वाले पॉइंट का कम टेम्परेचर होगा, उससे आगे वाले का और कम होगा, उससे आगे वाले का और कम होगा। ठीक है, समझ में आया? हीटअप नहीं हो रहा बेटा, हीटअप नहीं हो रहा, हीटअप नहीं हो रहा। ये रॉड लिया मैंने, एक एंड को मैंने हाई टेम्परेचर पे रखा, दूसरे एंड को मैंने लो टेम्परेचर पे रखा, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड टू लो टेम्परेचर एंड। हीट का ट्रांसफर हो, हाँ जी, हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस है। एक तरफ आप लगा लो फर्नेस है, दूसरी तरफ आइस बॉक्स है। एक रॉड आपने फर्नेस और आइस बॉक्स के बीच में लगा दी, तो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा हीट सप्लाई नहीं कर रहे। अब ये इसी ट्रांसफर ऑफ हीट की अब बात करेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट में कितना थर्मल करंट पास हो रहा है, मतलब कितना हीट पर सेकंड पास हो रहा है,
कितना अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड पास हो रहा है वो डिपेंड करेगा किस पे, चेंज इन टेम्परेचर पे। चेंज इन टेम्परेचर के लिए आपको एक छोटी सी चीज पता होना चाहिए। मैंने बोला ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। इसका हाई टेम्परेचर है, इसका लो टेम्परेचर है। इसका हाई टेम्परेचर है, इसका लो टेम्परेचर है। ये 100 पे है, 0 पे। मतलब सपोज ये पॉइंट है 80 पे और इसके साथ वाला थोड़ी सी आगे जाके एक पॉइंट है 70 पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस आया डिस्टेंस के साथ। इस रेशियो को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद डिस्टेंस। तो टेम्परेचर में चेंज होगा विद डिस्टेंस, उसको हम क्या नाम देते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अभी इस टर्म का यूज होगा, पहले ये टर्म देखो। द चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम नहीं हो रहा। दोबारा, ये 100 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे, समय के साथ ये 50 पे, किसी मोमेंट पे बीच वाला पॉइंट ये 50 पे, आगे भी बाद में भी 50 पे ही रहेगा जब तक ये 100 और 0 पे रहेंगे। तो टाइम के साथ टेम्परेचर नहीं बदल रहा, डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। ये 100 पे आगे गया 80 हो गया, फिर और आगे गया 70 हो गया, फिर और आगे गया 50 हो गया। तो डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो टेम्परेचर में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट के यूनिट्स क्या होंगे बताओ। ऊपर कौन है, केल्विन, नीचे कौन है, मीटर। यूनिट क्या होंगे, केल्विन पर मीटर। डायमेंशन क्या हो गया, केल्विन के लिए के यूज करोगे और लेंथ, इसके लिए लेंथ L-1 K1, L-1 K1। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे, थर्मल करंट। थर्मल करंट अभी ऑफिशियली डिफाइन करूंगा। थर्मल हीट कितना फ्लो करेगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगी इन टाइम, वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर वन वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। कितना डिफरेंस इन टेम्परेचर है डिस्टेंस के साथ। मतलब ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, आप मुझे बताओ ये लेंथ है रॉड की, यहां पे टेम्परेचर है 20, यहां पे टेम्परेचर है 0, कुछ हीट फ्लो करेगी। अब अगर यहां टेम्परेचर 100 कर देता हूं, यहां 0 कर देता हूं, हीट ज्यादा फ्लो करेगी कि नहीं करेगी। तो कितना हीट फ्लो करेगा गिवन टाइम में, वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे विद डिस्टेंस। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। पहली चीज, ये बात क्लियर। तो वो कितना हीट फ्लो करेगा, हीट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द स्लैब इज सेम इन स्टेडी स्टेट। अभी आएंगे इस पॉइंट पे। इन स्टेडी स्टेट रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, एक वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एक डिपेंड करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। तो ये हीट पर सेकेंड, ये जो P आपको लिखा, इस P का क्या मतलब है, दिस P स्टैंड्स फॉर थर्मल करंट। मतलब हीट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी हीट फ्लो हो रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एरिया पे, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। P पावर के लिए यूज होता है ना, पावर क्या होता है, एनर्जी पर टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। सो थर्मल करंट क्या हुआ, हीट पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड। तो ये एनर्जी पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट के। कंबाइन करो, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी नहीं लिखना, अभी मैं लिखने का तरीका बताऊंगा। यहां तक क्लियर है बात सबको। ये है हीट पर सेकेंड, तो अगर इनटू टाइम कर दूं तो टोटल हीट आ जाएगा टी टाइम में। सो इनटू टाइम कर दें तो टोटल हीट आएगा। K is a coefficient of thermal conductivity of the material. K को हम क्या बोलते हैं, coefficient of thermal conductivity. ये कहलाता है coefficient of thermal conductivity. ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब जब हीट फ्लो करेगी तो उसको ऑपोजिशन भी तो मिलेगा, फ्री फ्लो तो नहीं कर सकती। उसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत कंपैरिजन कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या पढ़ा था कि चार्ज फ्लो करता है, चार्ज पर सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट।
यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, हीट पर सेकंड क्या है, थर्मल करंट। वहां पे था, वहां पे जो चार्ज का काम था, यहां पे वो किसका कौन काम कर रहा है, हीट। वहां पे थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहां पे कौन है, थर्मल रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बन गया पावर का, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। सो इनटू टाइम कर दूंगा तो के, या रीअरेंज करके के का एक्सप्रेशन आ गया। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो ऑपोजिशन है, जो ऑपोजिशन है थर्मल करंट को फ्लो करने की, उस ऑपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। अभी इन सब फॉर्मूलाज को याद करने का जुगाड़ बताऊंगा और तुम्हें अभी के अभी याद भी हो जाएंगे, बहुत इजी है याद करने, अभी तरीका बताऊंगा, डोंट वरी। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कंडक्टिविटी के है, और उसका फॉर्मूला होता है एल बाई के ए, मतलब डी, इसमें डी लेंथ लिया है तो डी बाई के ए। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई के ए, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, अभी दिखाऊंगा कैसे, अभी याद हो जाएगा आपको, जस्ट गिव मी 5 more minutes, ठीक है। यूनिट्स इसके क्या होते हैं, केल्विन पर वॉट, और केल्विन पर वॉट, और फॉर्मूला इसका डायमेंशन का ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन, हीट करंट जो है वो किसके बराबर होता है, टेम्परेचर। जैसे आप ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। वहां था पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। ये करंट कौन सा है, ये करंट है थर्मल करंट। ये करंट कौन सा है, ये करंट है थर्मल करंट। ये करंट है थर्मल करंट, थर्मल करंट, जिसको कि हमने P से भी लिखा, या dq बाई dt, या q बाई t भी लिख सकते हो। R की वैल्यू डालो, ये रिलेशन आ गया, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, अभी निकाला था ना, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, ठीक है, कंपैरिजन। अब मेन याद करने का तरीका, यहां पे मैं सारे फॉर्मूलाज लिख दूंगा, फिर आप उसे लिख लेना तसल्ली से। पहले समझो, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। लेफ्ट साइड पे जो चीज लिखूंगा वो इलेक्ट्रिसिटी की होगी, कोरस्पॉन्डिंग थर्मल की होगी। इलेक्ट्रिसिटी में जो काम पोटेंशियल डिफरेंस करता है, जो काम पोटेंशियल डिफरेंस करता है, वो काम यहां पे कौन करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। T2 माइनस T1 बोल लो, या फिर θ2 माइनस θ1 बोल लो, जो मर्जी नोटेशन ले लो, फर्क नहीं पड़ता। टाइम के लिए यूज करोगे ना तो कैपिटल टी, टाइम के लिए हमेशा स्मॉल टी यूज करेंगे, कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तो हो गया आपका थर्मल का, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस वाला। दूसरा पॉइंट, यहां पे जो काम चार्ज करता है, चार्ज के फ्लो की वजह से आता है, इधर वो काम कौन करेगा, हीट। हीट का फ्लो होता है, इसमें चार्ज का फ्लो होता है, उसमें किसका फ्लो होता है, हीट का। इधर आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रिक करंट, इधर आप डिफाइन करते हो इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यहां पे हो जाता है थर्मल करंट। ये हो जाता है हीट अपॉन टाइम, कोरस्पॉन्डिंग। इधर आप डिफाइन करते हो रेजिस्टिविटी, याद है, रो, याद है। एक और टर्म होती है जो आपने पढ़ी नहीं, उसका उल्टा कहलाता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
ये होता है सिग्मा, ये होता है 1/ρ। कोरस्पॉन्डिंग यहां पे हो जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यहां पे कोरस्पॉन्डिंग क्या बन जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। इधर आप डिफाइन करते हो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, याद है मैंने अभी बताया रो और सिग्मा एक दूसरे के पुट्ठे होते हैं, ये हो गया एल बाय सिग्मा ए, यस और नो। कोरस्पॉन्डिंग यहां बन जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस आर टी, एल बाय सिग्मा ए तो एल बाय के ए। अभी पीछे यही फॉर्मूला पढ़ा था, डी बाई के ए, ये रहा, यही रिश्ता था। ठीक है, याद करना समझ में आ गया कैसे याद करना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, I इज इक्वल टू V बाय आर। यहां पे कोरस्पॉन्डिंग थर्मल करंट IT या फिर हीट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आया, टेम्परेचर डिफरेंस। रेजिस्टेंस की जगह क्या आया, थर्मल रेजिस्टेंस। और ये रही थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास थर्मल करंट यानी हीट अपॉन टाइम कितना आएगा बताओ। एल बाई के ए पुट करूंगा, के ए ऊपर आ गया अपॉन लेंथ। यही फॉर्मूला लिखा था थर्मल करंट का। समझ में आई बात, अप्रोच क्लियर है कि कैसे सोचना है। ठीक, दोबारा, जो इलेक्ट्रिसिटी में काम करता है कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे कौन करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का डिफरेंस है, वोल्टेज की डिफरेंस की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज का मोशन होता है। यहां पे किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, याद समझ में आई ये बात। दूसरा, यहां पे मूव कौन करता है, हीट। पीछे कौन करता था, चार्ज। यहां पे हीट अपॉन टाइम होता है थर्मल करंट, पहले क्या होता था, चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टिविटी उधर, इधर थर्मल कंडक्टिविटी, उधर ओम्स लॉ, उधर रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए, इधर आर इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये कौन सी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ओम्स लॉ लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस, रेजिस्टेंस की जगह थर्मल रेजिस्टेंस, वैल्यू पुट करो, आपके पास रिलेशन आ गया, थर्मल करंट इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। और सारे न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड हैं। इजी लगा, समझ में आ गया। ये रिलेशंस अपने हाथ से एक जगह लिख लो, ये याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। ठीक है, प्लीज लिख लो इसको। नेक्स्ट, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये थर्मल कंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सबसे पहला एग्जांपल इसमें, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। सिल्वर सबसे बढ़िया मस्त एकदम सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट का। वो कौन है, सिल्वर। आयरन चेयर एंड वुडन चेयर आर प्लेस्ड इन द ओपन स्पेस ड्यूरिंग विंटर नाइट। एक रात है, रात को आपने आयरन चेयर भी रख दी और वुडन चेयर भी रख दी। सुबह जब बैठोगे तो क्या होगा, कौन सी ज्यादा ठंडी लगेगी, आयरन। क्यों, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, इजीली अपनी हीट लूज कर देगी। So when we touch it, we feel that the iron chair is colder than the wooden chair because the conductivity of iron is greater than that of wood. वो easily अपनी हीट को लूज कर देगा तो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल्स, कॉपर इज यूज्ड एट द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इजीली हीट ट्रांसफर कर देता है फूड में। आप कहोगे सिल्वर यूज कर लो, कर सकते हो, महंगा बहुत है। ठीक है, नहीं तो करो तो बहुत बढ़िया, बेस्ट कंडक्टर है वो हीट का।
So their handles are made of wood because wood is a bad conductor of heat. तो easily पकड़ के आप उसको left right कर सकते हो. Rate of flow of heat into room is lesser by replacing a single glass pane window with a double glass pane window. ऐसा क्यों? सुना है, ये देखा है कभी डबल ग्लास पेंट विंडो देखा है? ट्रेन में बैठे हो, शताब्दी राजधानी, उसमें जो शीशा होता है वो सिंगल नहीं होता, वो डबल होता है. बीच में हवा होती है, वो एयर, वो क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो वो हीट को इंसुलेट करती है बाहर से अंदर आने में और अंदर की ठंडक को बाहर जाने से रोकती है. सो यही चीज डबल पेंट विंडो के साथ है. इसका एक और एग्जांपल, कभी बहुत ठंड हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक छोटा कंबल ले लो या दो चादर ले लो. क्या लोगे? दो चादर, क्योंकि बीच में एयर आ जाएगी. एक लोगे फिर दूसरी लो, बीच में एयर आ जाएगी. एयर इज अ बैड कंडक्टर. वो क्या करेगी? वो ज्यादा गर्मी देगी आपको, आपकी बॉडी हीट इजीली नहीं निकलेगी उसमें एज कंपेयर टू सिंगल उससे, क्योंकि हीट जो एयर है वो बैड कंडक्टर होती है. यही एग्जांपल है, बिकॉज द एयर लेयर प्रेजेंट बिटवीन द टू पेन्स हैज वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी व्हेन कंपेयर्ड विद अ सिंगल ग्लास. अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा सीरीज याद है? सीरीज क्या होता है? एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस दोनों को किसमें कनेक्ट कर दिया? सीरीज में. सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट. यहां पे क्या सेम रहेगा? थर्मल करंट. थर्मल करंट सेम रहेगा सीरीज में. ठीक है. अच्छा, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है? एड अप. थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगी? एड अप. पैरेलल में क्या सेम रहता था? पोटेंशियल डिफरेंस. यहां क्या सेम रहेगा? टेम्परेचर डिफरेंस. पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? 1/R = 1/R1 + 1/2. यहां पे भी सेम फॉर्मूला चलेगा. इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी से क्या आप कंपेयर करके करोगे तो बहुत इजीली याद होगा. तो सीरीज में क्या सेम रहता है? थर्मल करंट. कैसे यूज करना इसको? आपके पास ये दो स्लैब्स हैं. एक स्लैब, इसकी विड्थ है D1, दूसरे स्लैब की विड्थ है, मतलब लेंथ है D2. इसका टेम्परेचर डिफरेंस, इसका टेम्परेचर θ2, उसका टेम्परेचर θ1. ये बहुत गर्म है, ये ठंडा है. बीच में जंक्शन बना दी, जंक्शन पे टेम्परेचर सपोज थीटा है. जंक्शन पे टेम्परेचर सपोज थीटा है. दो स्लैब है मेरे पास, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है. सिचुएशन समझ में आ गई? अब इन दो स्लैब्स में अगर मैं मैथमेटिक्स देखूं तो मैंने क्या बोला? इधर का थर्मल करंट और इधर का थर्मल करंट क्या होगा? इक्वल. दोनों का थर्मल करंट क्या होगा? इक्वल होगा. थर्मल करंट का फॉर्मूला क्या है? हीट अपॉन टाइम इज Ka टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ. या सिंपली अगर हीट देखूं तो Ka टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ इनटू टाइम. वो दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं फर्स्ट स्लैब की बात करूं, फर्स्ट स्लैब के लिए बात करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट स्लैब के लिए Ka टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ इनटू टाइम भी होगा हीट. हीट अपॉन टाइम थर्मल करंट यही होता है. इसी तरह से अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट करूं तो θ1 माइनस थीटा कितना हो गया? रीअरेंज करके ये बनेगा. नो प्रॉब्लम. सेम. अब अगर सेकंड स्लैब के लिए बात करूं तो उसके लिए थर्मल करंट क्या हो जाएगा? थर्मल करंट क्या हो जाएगा? K2A टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस θ2 बाय लेंथ. उसके लिए क्या बनेगा? K2A थीटा माइनस θ2 बाय लेंथ. अब एक चीज नोटिस करो, जो फर्स्ट वाला है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? θ1 माइनस थीटा. सेकंड में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? थीटा माइनस θ2. फर्स्ट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? θ1 माइनस थीटा. सेकंड में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? थीटा माइनस θ2. तो फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला क्या बना? Ka θ1 माइनस थीटा इंटू टाइम इंटू D अपॉन D1. θ1 माइनस थीटा निकाल लिया. सेकंड के लिए Ka थीटा माइनस θ2 अपॉन डिस्टेंस इंटू टाइम. इधर से भी अगर मैं थीटा माइनस θ2 निकाल लूं तो ये रिलेशन आ जाएगा. अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो मैं थीटा एलिमिनेट हो जाएगा. 2 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके. तो मैंने क्या किया? 2 और 4 को ऐड कर दिया. थीटा एलिमिनेट हो गया. θ1 माइनस θ2 आ गया. Q/AT D1/K1 D2/K2. मतलब Q/T थर्मल करंट कितना हुआ? A इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन D1/K1 प्लस D2/K2. समझ में आती है बात? अभी टाइम दूंगा लिखने का. यहां तक लॉजिक क्लियर है? हुआ क्या? पक्का? श्योर?
तो ये एक्सप्रेशन हो गया। रट्टे मत मारो, लॉजिक याद रखो। न्यूमेरिकल में सब लॉजिक से करूंगा, किसी में भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, सब में लॉजिक लगाऊंगा। मतलब ये तो दो स्लैब्स थी, अगर दो की जगह n नंबर ऑफ स्लैब्स होंगी, अगर बहुत सारी स्लैब्स होंगी, तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? Q by T is equal to A into theta 1 minus theta 2 divided by D1 by K1 plus D2 by K2 plus D3 by K3 up and so on. बेसिकली ये रिलेशन क्या बना? ये समेशन का मतलब क्या हुआ? ये समेशन का मतलब हुआ D1 by K1 plus D2 by K2 D2 by K2 plus D3 by K3 एंड सो ऑन। मैं ये रिश्ता यूज नहीं करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा? मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा? थर्मल करंट पहले स्लैब, थर्मल करंट दूसरा स्लैब, दोनों को क्या कर दूंगा? इक्वेट। ये एज अ क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोलेगा कि n नंबर ऑफ स्लैब्स हैं या 2 स्लैब्स हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल करंट। तब आपको ये निकालने को आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चंस में। ठीक है, इसी में अगर आपको बोला जाए जंक्शन टेम्परेचर निकालो, जंक्शन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? वो थीटा, जहां बीच में दोनों मीट किए थे, थीटा, उसको निकालने को अगर बोलता है, तो अगर उसको निकालने को बोलता है, तो मैं इन दो इक्वेशंस को, अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इनको इक्वेट कर दूं, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल होगी, एरिया से एरिया कट जाएगा, थीटा एलिमिनेट, थीटा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? निकाल के दिखाता हूं। थीटा भी निकल सकता है। जंक्शन टेम्परेचर निकालना हो तो पहला, हीट दोनों में सेम है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया मैंने? इक्वेट कर दिया। क्या क्या कैंसिल हुआ? ए कैंसिल, टी कैंसिल, ये एक्सप्रेशन से ए कट के ये बचा, के और ए कट के ये बचे, ए और टी कट के। इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो, आपके पास थीटा का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, कभी मत याद करना, कॉन्सेप्ट से करना क्वेश्चन। न्यूमेरिकल लॉजिक से करो, रट्टे मत मारो फॉर्मूलास के, लॉजिक ध्यान रखो। याद हो जाए फॉर्मूला, फॉर्मूला तब याद होगा व्हेन यू डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे करते करते आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकली क्लियर है? हेडिंग डालो, स्लैब्स इन सीरीज। हेडिंग डालो, स्लैब्स इन सीरीज। पहले ये डायग्राम बनाओ, और आगे जब मैंने जितना मैथ्स कराया वो एक आगे करता हूं, साथ साथ लिखो उसको पहले, क्योंकि ये इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये लिखो पहले, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि सीरीज में अगर हम बहुत सारे रखें, जैसे ये हमने सीरीज में रखे थे, तो जंक्शन टेम्परेचर निकाला, थर्मल करंट निकाला। अब थर्मल रेजिस्टेंस की अगर बात करूं, सीरीज में बहुत सारे होंगे, तो जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होती है? ऐड होती है। इसमें भी इसमें थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस में आप क्या करोगे? सपोज करो आपके पास ये एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है, ये तीसरी रॉड है, L1, L2, L3, ऐसे कितनी भी रॉड्स हो सकती हैं, Ln, टोटल लेंथ L मान ली। यहां मैंने D लिया है, तो D1, D2, D3 कर देते हैं, D1, D2, D3 अप टू Dn। टोटल डिस्टेंस D है, तो इनका इक्वलेंट मतलब अगर इन सबका काम एक अकेला करे, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? D लेंथ होनी चाहिए। तो उसके लिए D1 प्लस D2 प्लस D3 अप टू Dn, L बाई KA क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता? इज L1 कैप बाई K1 है पहले की वैल्यू, L2 बाई K2 है दूसरे की वैल्यू, L3 बाई K3 है, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को, लिख सकते हो। दोनों तरफ एरिया कैंसिल आउट कर दिया, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके K इफेक्टिव निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ये K जो होगा, ये जो K आपको नजर आ रहा है, ये कौन है? ये है इफेक्टिव, ये है इफेक्टिव। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी।
मतलब इन सबको मिला के ये अकेला इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। जैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वैसे ही कौन है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, वैसे ही कौन है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। यहां तक बात समझ में आ गई। सो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगर दो स्लैब्स के लिए बात करूं तो आप चाहें तो याद कर लें, क्योंकि आगे मैं अब इसको एक और तरीके से भी न्यूमेरिकल्स में आएगा, ये एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक तरीका तो ये रेजिस्टेंस वाला हो गया, देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट, वो हम क्लास में बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो दो स्लैब्स के लिए d1 प्लस d2 अपॉन k, d1 बाई k1 d2 बाई k2 के बराबर हुआ। अगर दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो d1 d2 बराबर होगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। सिंपल एकदम, लिखने का भी टाइम देता हूं। यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद टेम्परेचर ऑन द टू स्लैब्स, आपके पास इधर θ1 है, इधर θ2 है, dd बराबर डिस्टेंसेस हैं, अलग अलग जंक्शंस पे टेम्परेचर θ1 θ2 θ3 है। देन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटर फेसेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, उसका फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला लगाया है मैंने, क्या फॉर्मूला लगाया है ये, ओम्स लॉ, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मतलब, डेल्टा थीटा का मतलब θ1 माइनस θ2। टेम्परेचर डिफरेंस इज थर्मल करंट, थर्मल करंट इंटू इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ का कोरस्पॉन्डिंग। समझ में आ गई बात। तो कॉम्बिनेशन में आप ऐसे लगा सकते हो। सेम गोज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां पैरेलल में क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस। सो ये लेंथ सेम है, इधर θ1 टेम्परेचर, इधर θ2 टेम्परेचर, k1a1 k2a2। तो यहां पे इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस आप क्या लोगे, k1 k2 है, यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी ले लोगे, 1/r इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2। यहां पे पहले में हीट निकाली, दूसरे में हीट निकाली, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम है, टोटल हीट क्या होगी, दोनों का सम। अगर करना हो कभी तो दोनों के लिए टोटल हीट क्या होगी, दोनों का सम। अगर दो की जगह कितनी है तो सबका सम, टोटल थर्मल हीट आ जाएगी। सो फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए इसमें क्या करोगे, रेजिस्टेंस के लिए 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस अप टू 1/rn। तो ध्यान क्या रखना है, जब सीरीज था तो क्या कांस्टेंट लिया था, थर्मल करंट कांस्टेंट लिया था। जब पैरेलल है तो हमने सबका टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट लिया। देखो Q1 में भी टेम्परेचर डिफरेंस है θ1 माइनस θ2, Q2 में भी वही है, nth में भी वही होगा। जब सबको ऐड करूंगा θ1 माइनस θ2 इंटू टाइम, θ1 माइनस θ2 इंटू टाइम, और अगर डिस्टेंसेस सबके सेम है तो वो कॉमन निकल गए, k1a1 प्लस k2a2 अप टू knan आ गया। रट्टा नहीं मारना, लॉजिक ध्यान रखना है। लॉजिक से ही न्यूमेरिकल करेंगे। एक भी क्वेश्चन में मैं ये इंटरमीडिएट फॉर्मूलाज यूज नहीं करूंगा। आई विल यूज ओनली वन थिंग। सीरीज में क्या सेम रहता है, थर्मल करंट। पैरेलल में क्या सेम रहता है, टेम्परेचर डिफरेंस। और मैं ओम्स लॉ लगाता चला जाऊंगा, बट इन थर्मल, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो मर्जी हो। ठीक है, हम करेंगे अगली क्लास में। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद मतलब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस अप टू 1/rn, d कॉमन निकल के कट गया, आपके पास एक्सप्रेशन ये बन गया इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का। और अगर सबके दो स्लैब्स हैं और दोनों के लिए ये बना, अगर a1 a2 बराबर हो जाएंगे तो a कॉमन निकल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा k1 प्लस k2/2। स्पेशल केसेस रेक्टिफाई नहीं करने, लॉजिक ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, कन्वेक्शन क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। कन्वेक्शन क्या होता है, जब आप हीट अप करते हो, जब हीट ऐसे ट्रांसफर होती है जिसमें मैटर का ट्रांसफर हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कन्वेक्शन। उसको हम क्या नाम देते हैं, कन्वेक्शन। जो लोअर लेयर है वो गर्म हो जाती है, एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, हल्का हो जाता है, बॉयंसी बढ़ जाती है, ऊपर चला जाएगा, ठंडी लेयर नीचे आ जाएगी, एंड सो ऑन। सो ये आपका क्या होता है, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पिछले में मूवमेंट नहीं थी, इसमें मूवमेंट है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, ज्यादातर ये फ्लूइड्स और गैसेस में होता है। कन्वेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है फोर्स्ड और एक नेचुरल। नेचुरल जो आप पे हो, फोर्स जो जबरदस्ती हो। फोर्स वाला कौन सा होता है भाई, इस रूम में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ये फोर्स कन्वेक्शन है।
जबरदस्ती ये एयर को बाहर फेंक रहा है, गर्म हवा बाहर जा रही है, बाहर से ठंडी ऑटोमेटिकली अंदर आ रही है, सर्कुलेशन चल रही है, दैट इज फोर्स्ड। एयर कूलर, वो क्या है, कूलर क्या करता है, हवा फेंकता है अंदर, उसका बैक साइड कूलर का बाहर होता है, खिड़की पे लगा होता है, तो बाहर से वो हवा को खींचता है और अंदर उसको पंप करता है, अंदर से एयर, अंदर की एयर को ठंडा कर देता है, अंदर की एयर जो गर्म हो चुकी होती है उसको बाहर फेंकता है, कहीं बाहर निकालता है कहीं ना कहीं से। सो दैट इज व्हाट, दैट इज फोर्स्ड। नेचुरल कौन सा, जो अपने आप हो। अपने आप कैसे होता है, जैसे सपोज करो आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो, कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो वहां टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। मुंबई चले जाओ, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, क्यों, दिन के टाइम क्या होता है, लैंड गर्म हो जाती है, लैंड गर्म हो जाती है, धूप सीधी पड़ती है, तो लैंड गर्म होती है तो यहां से एयर ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म होने के बाद जो एयर लैंड के कांटेक्ट में होगी वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी। जो सी है उसके पास एयर ठंडी है, तो वो ठंडी हवा आती है और ये गर्म हवा कहां चली जाती है, सी पे चली जाती है। रात को ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, पूरा दिन में सी गर्म हो जाता है, लैंड ठंडी है, क्या होगा, कहां से ब्रीज उल्टी फ्लो करेगी। अब समझ में आई बात। तो टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, मॉडरेट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इस केस में किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे। फॉर्मूला याद नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है HA डेल्टा थीटा। रिलेशन याद नहीं करना, इसके कंसेप्ट, इसके रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं कि ये ब्रीज को नेचुरल कन्वेक्शन कौन सा होता है, सी ब्रीज कौन सी होती है, लैंड ब्रीज कौन सी होती है, वो आता है। सो पहले इसका मैथमेटिकल बात करते हैं, थ्योरेटिकल बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंस इन डेंसिटी, उसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। जैसे एग्जांपल, हॉट एयर राइजेस बाय नेचुरल कन्वेक्शन, गर्म हवा होगी अपने आप ऊपर उठती है, नेचुरल कन्वेक्शन है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सारे केस किसके हैं, नेचुरल कन्वेक्शन के। कोल्ड ब्रीज मूव फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे बाय नेचुरल कन्वेक्शन, अभी बताया, गर्म हवा ऊपर चली जाती है दिन में और सी से ब्रीज आती है, इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। और उल्टा जो होता है, रात को जो फ्लो होता है वो क्या है, लैंड ब्रीज। पढ़ा हुआ है ना ये आपने मेरे ख्याल से, छोटे जब छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब ये भी कभी कभी पढ़ते थे। इसके बाद व्हेन वेसल कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन फायर, वाटर इज हीटेड बाय नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन कौन सी होती है, जबरदस्ती वाली। ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू फोर्स्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड बाय मैकेनिकल मींस सच एज फैन और पंप इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। जो भी एक्सप्लेन किया था मैंने, जबरदस्ती वाला। एग्जांपल इसके कौन से हो गए, हॉट एयर इन कॉन्टैक्ट विद रेडिएटर ऑफ द कार विल बी थ्रोन अवे बाय फोर्सिंग एयर यूजिंग फैन। होता है ना, फैन लगा होता है रेडिएटर पे, पंखा होता है आगे गाड़ी में। और एग्जांपल, कूलिंग रूम्स इन समर बाय पंपिंग कोल्ड एयर बाय मैकेनिकल मींस, जैसे एयर कूलर। और एग्जांपल, एग्जॉस्ट फैंस ड्राइव आउट हॉट एयर फ्रॉम ऑडिटोरियम और बिग क्राउडेड हॉल। समझ में आ गई सबको, ये होता है आपका फोर्स कन्वेक्शन। वेंटिलेशन जो है वो एक एग्जांपल हो गया फोर्स कन्वेक्शन का। क्लियर यहां तक। सो अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आपको अब करना क्या है, आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप में, कंडक्शन और कन्वेक्शन एक एक कंसेप्ट द्वारा अच्छे से याद करके आना है। और फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए सिर्फ एक, कौन सा, थर्मल करंट, के टेंपरेचर डिफरेंस बाय लेंथ। और कौन सा, किस चीज का क्या मतलब है, और कौन सा, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, सीरीज में क्या डिवाइड होता है, पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, दैट्स इट। बाकी कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फॉर्मूलाज रट्टे मत मारना बाकियों के, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कॉन्सेप्ट से करूंगा सारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।